हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम भारत के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, उस प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रेसिडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये आप इसको नोट करके रख लो कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज होने वाले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स को देखेंगे, उसको समझेंगे। अगर हम इसके वर्ड्स को समझ लेंगे तो उन चीज़ों को अपने हम लाइफ से कनेक्ट करेंगे। जब हम लाइफ से अपने कनेक्ट करेंगे तो हम उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। नहीं तो आप एक बार पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे। अगर आप कनेक्ट करते हुए चलोगे चीज़ों को तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज। दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज, ये कॉलेज देख के ये मत कहना कि भैया ये कोई कॉलेज होता होगा जहाँ लोग पढ़ने जाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये होता क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है हम इसको समझते हैं। इलेक्टोरल इलेक्टोरल मतलब ऐसे लोग जो मतदान करने वाले हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वोटिंग के लिए जा रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्टोरल। कॉलेज का मतलब यहाँ पे है ग्रुप, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो मतदान देने जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आई होप कि आप इसको समझ गए। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे कौन कौन से लोग होते हैं जो कि इलेक्शन जो वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी और एमएलए ये दोनों मिल करके ये दोनों मिल करके एमपी एंड एमएलए मिल करके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आई होप कि आप इलेक्टोरल कॉलेज समझ गए। एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनके जो वोट का वैल्यू होता है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अब ये डिफर कैसे करता है, इन सब चीज़ों को हम बड़े अच्छे से देखेंगे। एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला पे हम एमएलए और उस स्टेट के पॉपुलेशन को रख करके हम एमएलए के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला हम आगे देखेंगे। चलिए, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है जिसमें हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। किसी एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उस स्टेट का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल एमएलए जो उस स्टेट में है, जो वैल्यू आता है उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस स्टेट के एक एमएलए का वोट का वैल्यू पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। अगर स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम होगा तो एमएलए की वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एमएलए की वोट की वैल्यू है वो स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ा, प्रोपोर्शनल में बढ़ा तो उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ा उसी प्रोपोर्शनल में जो वोट की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। आई होप कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉपुलेशन है, जो स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो एज पर 1971 में जो पॉपुलेशन आया था स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग हम एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्वासाई फेडरल है, मतलब फेडरल का कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म का हो सकता है, जिसको आप कहीं लिख सकते हो या फिर किसी को भी दे सकते हो। इसमें ये क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितने टोटल एमएलए हैं उनकी जो टोटल वोट की जो वैल्यू होगी वो एमपी के वोट की वैल्यू के बराबर होगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितना पार्टिसिपेशन सेंटर का होता है उतना ही पार्टिसिपेशन स्टेट का होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये बेस्ट एग्जांपल आप फेडरलिज्म की है, इसको आप दे सकते हो कहीं भी, आप बता सकते हो और इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ये सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है हम इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आप इसको पढ़िए कि जो अंडर द सिस्टम द इलेक्टर हैज़ राइट टू इंडिकेट मोर देन वन प्रेफरेंसेस एज देयर कैंडिडेट्स इन कॉन्टेस्ट। कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है वहाँ पे जो वोटर्स होते हैं वो किसी एक बंदे को ना चुन करके वो उनको प्रेफरेंस वाइज चुनते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 3 बंदे कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो अगर उनका आपको चयन करना है तो आप प्रेफरेंस वाइज चुनोगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ये है, सेकंड प्रेफरेंस हमारा ये है और थर्ड प्रेफरेंस हमारा ये है। कि अगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अगर ये बन जाता है तो सही है, अगर ये नहीं बनता है तो सेकंड प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा। मतलब ऐसा अपने साइड से आप चयनित कर सकते हो लोगों को, प्रेफरेंस वाइज आप बता सकते हो कि आपका चॉइस क्या है। तो अब फिर क्या होता है, अब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होती है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होती है और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में देखा जाता है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो बंदा पाया हुआ है अगर वो मोर देन 50% पा जाता है, मोर देन 50% अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पा जाता है तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। जब वो इलेक्शन जीतेगा भैया तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर मोर देन 50% नहीं पाता है तो ये सेकंड काउंटिंग होगी। सेकंड काउंटिंग इसमें क्या होगा, सेकंड काउंटिंग करने से पहले ऐसा बंदा जो फर्स्ट प्रेफरेंस कम पाया हुआ है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगा उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगा एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वोटिंग का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है फिर से उस सेकेंड राउंड काउंटिंग की जाती है। अगर सेकेंड राउंड काउंटिंग में अगर कोई मोर देन 50% पा जाता है तो वो इलेक्शन जीत जाता है, अगर नहीं पाता है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब जो लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है और जो राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो एक्ट करता है कैसे, एज एक्स ऑफिशियो रिटर्निंग ऑफिसर। मतलब वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो एक्स ऑफिशियो रिटर्निंग ऑफिसर एज रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं जो कैंडिडेट हैं क्या उनके अंदर रिक्वायरमेंट है बनने के लिए कि नहीं है, क्या जो वो दे रहे हैं सब डाटा वो सब करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें वो सब देखने के लिए होते हैं। और वन मोर थिंग कि जो एमएलए होते हैं, अगर कोई सस्पेंडेड असेंबली है, ऐसा कोई असेंबली जो सस्पेंड कर दिया गया है, उसके एमएलए भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो असेंबली डिसॉल्व हो गया है तो एमएलए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, आप इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि बेस सिंगल ट्रांसफरेबल कैसे सिस्टम क्या होता है और कैसे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, भैया ये वो लोग हैं जो कि अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि उम्मीदवार हैं, खड़े हुए हैं। अब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड काउंटिंग में देखते हैं कि जो ए है वो फर्स्ट प्रेफरेंस 1, 2, 3 पाया हुआ है। मतलब ए ने कितना पाया, ए ने 3 पाया, और बी ने कितना पाया फर्स्ट प्रेफरेंस, बी ने पाया 1 पाया, और सी ने कितना पाया, सी ने पाया 2 पाया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट राउंड हमने काउंटिंग किया और हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी ने मोर देन 50% वोटिंग वैल्यू गेन नहीं किया। जब भैया मोर देन 50% गेन नहीं किया तो फिर क्या होगा, सेकेंड राउंड काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब सेकेंड राउंड काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले हम देखेंगे कि ऐसा बंदा जो फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम पाया हुआ है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो सी ने कितना पाया, 2 पाया है, बी
बी का देखो, बी ने सिर्फ एक पाया है, इसलिए बी को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। बी को अगर हम इलिमिनेट कर देंगे, अब हम बी को कर देंगे इलिमिनेट। अब देखते हैं कि बी को फर्स्ट चॉइस किसने दिया था, बी को फर्स्ट चॉइस चालू ने दिया था, भाई चालू ने बी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। अब बी हो गया इलिमिनेट, इसका मतलब इसका जो दूसरा प्रेफरेंस है, इसका जो दूसरा प्रेफरेंस है वो उसको ट्रांसफर होगा किसको, ए को। जो दूसरा प्रेफरेंस है वो ट्रांसफर होगा ए को एज फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि भैया इसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था बी को था, बी तो अब हट गया, अब तो रहा ही नहीं, इसलिए इसका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस चला जाएगा किसके पास, वो ए के पास चला जाएगा। तो ए में कितना हो जाएगा, ए में एक +1 हो जाएगा। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। देखो कैसे ट्रांसफर हो गया वोट का। अब फिर काउंटिंग होगी, अब ए का कितना हो गया, 4 हो गया, सी का 2 हो गया। अब फिर ये काउंटिंग, ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये यहाँ पे वोट का वैल्यू लिया जाता है, क्योंकि जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पे वोट की वैल्यू ली जाती है। और वोट की वैल्यू अगर मोर देन 50% आती है तो वो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन। ये मैं आपको समझाने के लिए रेंडमली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 प्रेफरेंस मैंने अपने साइड से लेकर के एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये रियल में ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसमें प्रेफरेंस ना देख करके इसमें वोट की वैल्यू काउंट की जाती हैं, ठीक है, प्रेफरेंस के आधार पर वोट की वैल्यू काउंट की जाती हैं। अगर फिर देखते हैं, अगर ये अब देखते हैं कि अगर ये मोर देन 50% अगर पा गया वोट की वैल्यू तो जीत जाएगा, अगर नहीं पाया है ये फिर से प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप कि आप इसको समझ गए। नेक्स्ट, अब जो नॉमिनेशन पेपर होता है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनका जो नॉमिनेशन पेपर होता है वो कम से कम 50 इलेक्टर्स के द्वारा प्रपोज की जाती है। अगर 50 इलेक्टर प्रपोज करेंगे उसके नॉमिनेशन पेपर को और दूसरे 50 लोग उसका सपोर्ट करेंगे, तब वो एज ए कैंडिडेट खड़ा हो पाएगा। भैया ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐरा गैरा बोले कि भैया मुझे जाना है, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, ऐसे करेंगे तो भाई क्या होगा, भाई ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कम से कम 50 इलेक्टर्स ऐसे चाहिए जो कि उनका नाम प्रपोज करे, और दूसरे 50 लोग उनको ऐसे चाहिए जो कि उस चीज़ का सपोर्ट करें। अगर ऐसा होगा तभी वो एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और डिस्प्यूट, अगर इलेक्शन रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट हो रही है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, उसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।